हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीड और बिहार जाति आधारित गणना के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गणना संबंधी सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है, अतः वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। दोस्तों, यह प्रशिक्षण संबंधित अनुदेश पुस्तिका, जिला मास्टर ट्रेनर से प्राप्त जानकारी एवं मेरी अपनी समझ पर आधारित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के समझ को विकसित करना है। किसी भी संशय की स्थिति में संबंधित विभाग एवं पदाधिकारी का निर्देश ही मान्य होगा। यहाँ बता दें कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में निम्न कार्य किए जाएंगे। देखिए कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। पहला, गणना क्षेत्र का निर्धारण, यानी गणना ब्लॉक और गणना उप ब्लॉक का निर्धारण। यह कार्य प्रखंड या नगर निकाय चार्ज पदाधिकारी स्तर से संपन्न हो चुका है। दूसरा कार्य है मकान नंबरीकरण एवं नजरी नक्शा तैयार करना। और तीसरा कार्य जो प्रथम चरण में किया जाना है वो है संक्षिप्त गृह पंजी को तैयार किया जाना। द्वितीय चरण में वास्तविक गणना कार्य किए जाएंगे, जो कि 21 जनवरी के बाद फिर से इसकी डेट अनाउंस होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान नंबरीकरण कैसे करें। प्रथम चरण का जो सबसे पहला कार्य है, मकान नंबरीकरण कैसे करें। तो इसका पहला पॉइंट है कि मकान नंबरीकरण के अंतर्गत गणना या उपगणना ब्लॉक के प्रत्येक भवन और मकान को एक निश्चित और अद्वितीय नंबर दिया जाएगा। यानी कि एक मकान पर जो नंबर दिया जाएगा वह नंबर किसी और मकान, इसी प्रकार से किसी दूसरे भवन पर नहीं दिया जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में जहां नगर निकाय या पंचायत द्वारा व्यवस्थित ढंग से मकानों को नंबर दिया गया है, उसे सुविधा अनुसार यथावत रखा जा सकता है। जहां मकानों की संख्या अनुपलब्ध है, वहां गणना के उद्देश्य से नया मकान संख्या दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि कई नगर के वार्ड में नगर निकाय द्वारा पहले ही से होल्डिंग नंबर दिए गए हैं, तो उस होल्डिंग नंबर को ही भवन नंबर आपको मान लेना है, यानी उसको यथावत रखना है। और कुछ नए भवन बनाए गए होंगे तो उनकी संख्या अंतिम भवन नंबर के बाद से स्टार्ट होगी। जैसे कि आगे बढ़कर देखिए, इसे आप यहां समझ लें, जिस किसी नगर निकाय में पहले से होल्डिंग नंबर उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी नगर निकाय के चार्ज पदाधिकारी को होगी। उसकी सूची प्राप्त कर लेना चाहिए और पूर्व में निर्धारित होल्डिंग नंबर को ही मकान नंबर माना जाना चाहिए। शेष छूटे हुए मकान को ही नंबर दिया जाना है। यदि उस वार्ड में पूर्व से निर्धारित आखिरी होल्डिंग नंबर 101 है, तो छूटे हुए मकान एक क्रम से 102, 103, 104 के क्रम में होंगे। वैसे क्षेत्र जहां होल्डिंग संख्या निर्धारित नहीं है या बहुत बेतरतीब ढंग से मौजूद है, तो उन क्षेत्रों में उपरोक्त के अनुसार नए सिरे से मकान नंबर निर्धारित किया जाना है। यानी अगर प्रगणक चाहें तो जो होल्डिंग नंबर पहले से दिए गए हैं उनको इग्नोर करके वो खुद से होल्डिंग नंबर, यानी जो प्रक्रिया बताया गया उस प्रक्रिया द्वारा वो नंबर दे सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि कुछ निर्माणाधीन मकान हो और उसमें भी लोग रहते हों, और ऐसी स्थिति में जिस निर्माणाधीन भवन की छत बन चुकी हो और लोग रहते हों, तो उस मकान को भी क्रमवार नंबर दिया जाएगा। भवन या मकान संख्या लाल रंग से इतने बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए कि न्यूनतम 2 मीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके और ये टिकाऊ हो। जैसा कि आपको बता दें कि जो नंबर परगणक द्वारा दिया जाएगा, भवन नंबर या मकान नंबर, वह भविष्य में अस्थाई माना जाएगा, वही होल्डिंग नंबर हो जाएगा। और इस कारण से जो नंबर दिया जाना है वो इस प्रकार से दिया जाए
कि आसानी से मिटे नहीं। यदि किसी गणना ब्लॉक या उप ब्लॉक में कई गलियां या सड़क हो तो नंबर देने के लिए गलियों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में एक समान क्रम में लिया जाएगा। इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझिए, ये एक लेआउट बनाया गया है नजरी नक्शा का, और इस नजरी नक्शा को 4 हिस्सा में बांट दिया गया है। 4 क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे दिशा को समझाया जा रहा है कि ये देखिए, ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ये हो गया उत्तर पश्चिम दिशा, और ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस तरह से यहां से स्टार्ट करना है। आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया स्टार्टिंग पॉइंट, गलियों का सिलेक्शन इधर से करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो उत्तर पश्चिम से होना चाहिए, और इस तरह से इन गलियों का नंबरिंगकरण गलियों के क्रम में ही गलियों के सीध में, सॉरी, गलियों के सीध में भवनों का नंबरीकरण करते हुए, इस तरह से नंबरिंग करते हुए ये इधर आया गया है। फिर इधर से ऐसे नंबरिंग करते हुए ऐसे एरो द्वारा यहाँ देख सकते दिखाया जा रहा है। फिर ऐसे गए हुए हैं इस तरह से, फिर ऐसे गए हैं, फिर इस तरह से, इस तरह आते हुए यहाँ पे आकर के समाप्त कर दिया गया है। तो ये समझाने का उद्देश्य था इस नजरी नक्शा के द्वारा। तो आप देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते आगे क्या कह रहा है, भवनों को नंबर देने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक गली में एक किनारे स्थित मकानों को एक छोर से आखिरी छोर तक एक ही क्रम में नंबर दिए जाएं, और उसके बाद ही गली को पार कर उल्टी दिशा में नंबर देते हुए उस मकान के सामने आकर नंबर देना बंद किया जाए जहां से नंबर देना आरंभ किया गया था। किसी भी ब्लॉक या उपगणना ब्लॉक में गली सड़क के सीध में ही नंबर दिए जाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, इसको यहां समझ लीजिए। ये हमने एक पहले ही से सड़क या गली मान लीजिए बना रखा है, और इसके दोनों किनारे ये भवन दर्शाए गए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से। तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करते यहाँ से, तो आपको गली के सीध में या सड़क के सीध में ही नंबर देना शुरू करना है, और किसी एक छोर से, जैसे हम इस छोर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, इसको हमने 001 यानी सीधे 1 यहाँ लिखे, ये 2 लिख दिए, ये 3 लिख दिए, ये 4 लिख दीजिए, 5 6 इस तरह से मान लीजिए, यहाँ पे सपोज कीजिए 11 आ जाता है। तब फिर आपको पूरा, जब ये पूरा आप एक क्रम में कर लेंगे, तभी आपको उल्टी दिशा में मुड़ना है, ऐसे इस इधर जाना है, और तब फिर यहाँ 12 से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 12 13 14, और जहां से आपने स्टार्ट किया था यहीं पे फिर आपको समाप्त करना है। इस तरह से ये निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको लास्ट में सपोज कीजिए ये 16 हो गया, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अ, समाप्त करते हैं, तो फिर यहाँ अगर आप आते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं 17 से, और इस तरह से आप इधर बढ़ते जाएं, इस इधर बढ़ते जाते हैं, इस क्रम में ऐसे बढ़ते जाते हैं। फिर अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो पहले इस यहाँ से स्टार्ट किए, सपोज कीजिए यहाँ 25 पर समाप्त हो गया, तो फिर आपको पूरा एक क्रम में जाने के बाद ही ऐसे मुड़ना है, और फिर यहाँ पे 26 से स्टार्ट करेंगे, और फिर इधर जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे समाप्त करेंगे। मान लीजिए ये 30 है, तो ये जो आपने पहले सुना उसको यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा संभव है कि किसी प्रगणक के गणना ब्लॉक का कोई हिस्सा रेलवे ट्रैक, नदी या नाला के साथ अलग है, तो उस हिस्से में अवस्थित जो भवन होंगे और भवन के अंदर जो मकान होंगे, उनका भी नंबरिंग ये जो बताई गई पद्धति है उसी पद्धति द्वारा किया जाना है। इसी तरह से अगर उन हिस्सों में या किसी भी हिस्से में
जो वर्णित प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया बताई जा रही है, उस प्रक्रिया का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो यह कन्फर्म करना है कि सारे भवन को नंबर दे दिए गए हैं और जिस दिशा में भवनों को नंबर दिए गए हैं, उसमें जहां भी नंबर अनियमित रूप से यानी इरेगुलर रूप से आगे बढ़ रहा हो, तो उसे नजरी नक्शा में तीर के निशान से दर्शाया जाए। यदि निर्माणाधीन मकान की छत बन चुकी हो और वहां लोग रहते हो, तो उन भवनों को भी क्रमवार नंबर दिया जाएगा। आगे समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे ये देखिए ग्रामीण गणना ब्लॉक का एक नजरी नक्शा का लेआउट दिया गया है। इसमें आप देख लीजिए ये उत्तर पश्चिम दिशा है और यहाँ से भवनों का नंबरिंग करते हुए आ रहा है ऐसे क्रमवार। पर आप यहाँ देखो ऐसे आया है फिर ऐसे आया है, यहाँ से दिशा चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तीर दिया है, यहाँ भी तीर दे रहा है, ऐसे दिशा चेंज हो जा रहा है तो तीर दे रहा है, फिर ये नंबरिंग क्रमवार चल रहा है। ठीक है, फिर ऐसे क्रमवार चल रहा है, फिर यहाँ पे दिशा चेंज हो रहा है तो ये तीर का चिन्ह दे रहा है, फिर यहाँ दिशा चेंज हो रहा है तीर का चिन्ह दे दे रहा है। तो इस तरह से आपको जब भी देखें कि जो नंबर देने का दिशा है वो अनियमित हो रहा है यानी बदल रहा है, तो आपको वहां पे तीर चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते, क्या कह रहा है। ऐसा संभव है कि कुछ आबादी अस्थायी आवास, अवैध आवास, अतिक्रमण की भूमि पर निर्मित आवास, पुल या पुलिया के नीचे रहते हो, तो इन भवनों को भी गणना के उद्देश्य से वर्णित प्रक्रिया द्वारा नंबर दिया जाएगा। यहाँ क्लियर है कि जो जिन आबादी की चर्चा भी मैंने की कि ये अस्थायी आवास, अवैध आवास, अतिक्रमण की भूमि पर निर्मित आवास या पुल पुलिया के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, इनको अपना घर नहीं है, तो ये बेघर माने जाएंगे। पर इनका भी नंबरिंगकरण किया जाएगा उसी प्रक्रिया द्वारा जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। कुछ स्थानों में जहां छत हो और कोई दीवार नहीं हो या खंभों के सहारे फूस, तिरपाल, प्लास्टिक की छत या कंक्रीट की छत बनी हो और फर्श न्यूनतम 3 फीट ऊंचा हो और लोग वहां अस्थायी रूप से वास करते हो, तो ऐसे स्थानों का भी नंबरिंग किया जाएगा। यहाँ क्लियर कर दें कि अगर जो जिन स्थानों की बात यहाँ पे की जा रही है, जैसे फूस, तिरपाल या प्लास्टिक की छत, तो ये अगर अस्थाई आवास है और इसमें लोग रहते हैं, तो इसे हम कच्चा मकान मानेंगे, कच्चा आवासीय मकान। और अगर कंक्रीट की छत बनी हो, यानी कि छत बन चुकी हो पर दीवार नहीं हो, तब इसे हम आवासीय पक्का मकान मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गणना भवन को क्रमिक रूप से शुरू से नंबर दिया जाना है और प्रत्येक भवन के अधीन गणना मकान को भी नंबर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर पश्चिम से किसी गली का सिलेक्शन करते हैं, तो उस गली के एक छोर पर जाएं और वहां से स्टार्ट करें और पहला जो मकान है उसे वहीं से स्टार्ट करें, यानी उसे 001 भवन नंबर दें और उसके अंदर जो मकान नंबर है उसके अंदर जो मकान है उसको मकान नंबर दें और फिर वहां से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए भवन नंबर और मकान नंबर आपको देना है। मकान का क्या अर्थ है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि मकान किसे कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या दे रहा है कि मकान का अर्थ है कि परिवार के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए पृथक दरवाजा हो। यानी कि अगर कोई परिवार है और उस वो परिवार अलग दरवाजे से निकलता है किसी दूसरे परिवार, मतलब एक कॉमन दरवाजा नहीं होना चाहिए, यानी 2-3 परिवार का एक ही दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो मकान का अर्थ है कि परिवार के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए पृथक दरवाजा हो। यदि किसी भवन में परिवारों के निकलने के लिए पूर्व रूप से निर्धारित अलग-अलग दरवाजा हो, तो उस भवन में मकानों की संख्या निर्धारित पृथक निकास द्वार की संख्या के बराबर होगी। यानी कि जितने पृथक निकास द्वार हैं, परिवार की संख्या उतनी ही
मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक ब्लॉक के प्रथम भवन के प्रथम गणना मकान का नंबर 001 से शुरू कर भवन संख्या के क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए लगातार क्रम में गणना मकान नंबर दिया जाएगा। कुछ मामलों में मकान नंबर और भवन नंबर में अंतर हो सकता है। अब इस तथ्य को आप यहाँ समझ लीजिए क्या कह रहा है। भवन नंबर अगर 001 है, मतलब पहला भवन नंबर है और इसमें गणना मकानों की संख्या 2 है, यानी 2 परिवार रहते हैं, तो गणना मकानों का नंबर इस प्रकार हो जाएगा। पहला जो परिवार होगा उसके मकान का नंबर हो जाएगा 001 और दूसरे का होगा 002। इसी तरह से भवन नंबर अगर 2 है तो इसके गणना और इसमें जो परिवार रहते हैं वो 3 परिवार रहते हैं, तो गणना मकानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और तब इसका जो गणना मकान नंबर दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा, जैसे पहला भवन में गणना मकान नंबर 2 पर समाप्त हुआ तो अब ये स्टार्ट होगा 3 से, यानी 003, 004, 005, यानी भवन नंबर 2 में गणना मकान संख्या ये हो जाएगा। इसी तरह से भवन नंबर 3 में 2 अगर गणना मकान है, मतलब 2 परिवार रहते हैं, तो उनका नंबर हो जाएगा फिर 5 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा 006 और 007। तो इस तरह से भवन नंबर देख लीजिए 3 है और गणना मकान की संख्या 7 तक हो गई है। तो गणना मकान की संख्या भवन की संख्या से अलग हो सकती है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ मकान नंबरीकरण की तैयारी कैसे करनी है, इसको एक चित्रात्मक रूप से समझाया गया है। यहाँ पे एक भवन है और उसमें एक ही मात्र गणना मकान है, तो एक भवन और एक गणना मकान ये हो गया। आप देख लीजिए यहाँ एक ये सिंगल दरवाजा है, तो ये एक परिवार रहता है, एक ही भवन है, तो ये भवन एक और गणना मकान संख्या एक। यहाँ आइए, यहाँ देखिए एक भवन संख्या है, ये पूरा एक भवन है और इसमें 5 कमरे हैं किंतु 2 परिवार रहते हैं, तो इसमें भवन संख्या मात्र 1 है, जबकि गणना मकान संख्या 2 है। एक गणना मकान संख्या 1 है और एक गणना मकान संख्या ये है। ठीक है? तो इसमें भवन हो गया 1 पर गणना मकान संख्या हो गया 2, भले ही कमरे 5 क्यों न हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसमें लगातार 6 भवन निर्मित है। एक भवन ये है और इसमें एक ही परिवार रहता है। ये भवन नंबर 2 है, इसमें भी एक ही परिवार रहता है। ये भवन नंबर 3 है, इसमें भी एक ही परिवार रहता है। ये भवन नंबर 4 है, इसमें एक ही परिवार रहता है। ये भवन नंबर 5 है किंतु इसमें 2 परिवार रहते हैं, तो इसका गणना मकान नंबर 005 और 006 कर दिया। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे एक ही भवन है पर इसमें 3 परिवार हैं, यानी 3 गणना मकान है, तो ये भवन संख्या 6 हो गया और गणना मकान संख्या ये 7 और ये 8 और ये 9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुमंजिला इमारत दिया गया है और इसमें एक भवन है, ये पूरा एक ही भवन है पर इसमें 8 गणना मकान है क्योंकि अलग-अलग परिवार रहते हैं। ठीक है? यहाँ देखें मकानों को नंबर देने का कार्य पूरी जिम्मेवारी से किया जाना चाहिए और ये किसी भी परिस्थिति में कोई मकान छूटना या दोहराना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो भवनों का या मकानों का, तो कोई भी भवन या मकान छूटना नहीं चाहिए और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी भवन पर दोबारा नंबर कोई दूसरा नंबर न चढ़े चढ़े या एक ही भवन के नंबर को 2 भवनों पर, यानी जैसे 001 और 001 2 अलग-अलग भवनों पर नहीं देना है, यानी दोहरीकरण से बचना है। यदि सभी सावधानियों के बावजूद कोई मकान छूट जाए तो चार्ज पदाधिकारी को लिखित रिपोर्ट करना चाहिए और अनुमति प्राप्त कर उसको भी नंबर दिया जाएगा। हो सकता है मानवीय भूल के कारण कोई मकान या भवन छूट गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस चार्ज पदाधिकारी को रिपोर्ट करना है कि ये मकान 2 मकानों के बीच है और ये छूट गया है गणना के दौरान। जैसे कि
उदाहरण के लिए यहाँ बता रहा है कि अंतिम मकान को आपने 153 नंबर दे दिया है। यानी जब आप समाप्त कर रहे हैं कार्य तो जो लास्ट भवन का लास्ट मकान नंबर है वो है 153 तथा यदि कोई भवन भवन संख्या 10 और 11 के बीच छूट गया या नया भवन बन गया, 10 और 11 के बीच कोई भवन छूट गया गिनती में, या कोई नया भवन बन गया है, या कोई गैर आवासीय भवन आवासीय हो गया है, तो उसे 10/1 भवन नंबर दिया जाएगा। यानी इन दो नंबर के बीच अगर भवन नंबर 10 और भवन नंबर 11 के बीच ऐसा कुछ हुआ है, तो जो छोटी संख्या यहाँ दिख रही है, इसी में बटा लगाना है। यानी 10/1 अगर 2 भवन छूटा है, तो 10 के जस्ट बाद वाला 10/1 और 10/1 के जस्ट बाद वाला 10/2 कहा जाएगा। और नया तो यहाँ पे आप देखिए और उसमें यानी कि 10/1 वाला जो नया भवन या जो छूटा हुआ भवन है, उसमें 2 गणना मकान हो तो उसे यहाँ देखिए 153 पर आपने समाप्त किया था मकान नंबर, तो इसका मकान नंबर अब वहां से स्टार्ट हो जाएगा, उसके आगे 154 और 155 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे समझाया गया है कि ये 10/1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 और 11 के बीच है तो 10 वाली संख्या लेनी है छोटी वाली। जैसे 12 और 13 के बीच छूट गया है तो 12/1 होगा, 14-15 के बीच छूटा 14/1 होगा। तो 10/1 और गन्ना मकान की संख्या इसमें कितनी है 2 और अंतिम मकान नंबर आपने क्या दिया था 153, तो अब इसका क्या हो जाएगा 00154 00155। मान लीजिए 2 छूटा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 10/2 यानी कि उसी 2 भवन के बीच 10 और 11 के बीच दूसरा भी है एक, तो यहाँ पे 10/2 लिखेंगे। मान लीजिए उसमें एक ही परिवार है तो यहाँ 1 लिख देंगे और तब इसके सामने यहाँ पे क्या दे देंगे, जो मकान नंबर होगा वो 0156 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, पूर्व में बताए गए तरीके से सभी कार्रवाई कर कागज पर पूरे गणना उपगणना ब्लॉक के भवनों एवं मकानों को अंकित कर लेना चाहिए। यानी कि जो पहले तरीके बताए गए हैं उन तरीकों से अ, एक कागज पर यानी रफ करना है, गणना ब्लॉक और उपगणना गणना ब्लॉक के भवन और मकानों के की संख्या को अंकित करना है रफ के रूप में। और क्षेत्र का भ्रमण कर ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई मकान छूटा न हो, और जब आप सुनिश्चित हो जाए कि कोई मकान छूटा न हो, तब प्रगणक नक्शा को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो दिया गया फॉर्मेट होगा, नजरी नक्शा बनाने के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पर आपको नजरी नक्शा तैयार करना है। तो मतलब पहले आप एक रफ वर्क करें और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई मकान छूटा नहीं है, तब आप नजरी नक्शा तैयार करें। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र में कई बार भ्रमण करना पड़ सकता है, तो आप बार-बार जा करके सुनिश्चित हो लें कि जो अवधि है 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच का, उस अवधि में कोई मकान छूटा तो नहीं है या कोई नया मकान बना तो नहीं है जिसमें लोग रहने लगे हों। इसी तरह से लाल रंग के अस्थाई मार्कर पेन से भवनों तथा गणना मकान के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में भवनों तथा गणना मकानों का नंबर लिखना है। कैसे लिखना है इसके लिए एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे कि यदि भवन नंबर 2 में 3 गणना मकान है 003, 004, 005, तो निम्न अनुसार भवन और मकान के मुख्य द्वार के बगल में से दर्शाया जाएगा। जैसे भवन संख्या यहाँ देख लीजिए कैसे दर्शाना है। भवन के मुख्य द्वार के बगल में 6 इंच और 6 इंच बाय 6 इंच का एक चौड़ा बॉक्स बनेगा और लाल मार्कर से उसमें इस प्रकार से अंकित करना है। जैसे ये भवन संख्या 2 है तो यहाँ 002 लिखना है और इसमें 3 मकान है 003 से लेकर 005 तक, तो यहाँ लिख देना है 003 से 005 यानी डैश दे करके लिख देना है। तो ये भवन संख्या कैसे लिखना है ये हो गया। अब आते हैं कि मकान संख्या कैसे लिखना है, तो देख लीजिए यहाँ पे मकान संख्या कैसे लिखना है। तो गन्ना मकान के तीनों मुख्य द्वार के बगल में जैसे आपने सुना कि भवन संख्या 2 में 3 मकान हैं। भवन संख्या तो आपने दे दिया,
अब बारी है मकान संख्या देने की। तो तीनों परिवारों के पृथक दरवाजे हैं। 3 परिवार हैं तो 3 पृथक दरवाजे होंगे। तो प्रत्येक परिवार के मुख्य द्वार पर जा करके यानी मकान के मुख्य द्वार पर 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा आपको एक लाल रंग का बॉक्स बनाना है और उसमें देवनागरी लिपि से लिखना है गण लिख देना है गण और डैश देना है और उसके नीचे 003 यानी मकान संख्या लिख देना है। इसी प्रकार से 004 और 005 ये 3 मकान नंबर दे देना है। तो इस प्रकार संपूर्ण गणना और उपगणना ब्लॉक में बिना कोई आवासीय मकान छूटे और बिना दोहराव के मकान नंबरीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये पूरा प्रशिक्षण नहीं है। अभी नजरी नक्शा कैसे तैयार करेंगे और संक्षिप्त मकान सूची के जो 4 भाग हैं, उन्हें किस प्रकार भरना है, ये सीखना बाकी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फोर्थ नीड को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ फोर्थ नीड लिखे इस प्रकार से आपको लिखना है। आप देख देख लीजिए बता रहे हैं यहाँ पे। आप लिखे इस तरह से, आप यहाँ लिखे इस तरह से आपको सर्च बार में जाना है। आपको लिखना है फोर्थ, उसके बाद NEED नीड और सर्च करेंगे, मेरा चैनल आएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपको वहाँ पे नजरी नक्शा कैसे बनाएँ और संक्षिप्त मकान सूची कैसे भरें, इसकी वीडियो मिल जाएगी और आप उसे देखकर सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।